हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाली जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें रिफ्रैक्शन वाला पार्ट जिसमें हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन से। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियोस देखें, उनके लिंक्स जो है वो मैं यहाँ पे सजेशन में डाल रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन का पूरा कंसेप्ट जो है वो हमने डिटेल में कवर किया हुआ है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और साथ साथ में टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फॉर्मूला वो भी हमने देखा है। तो अगर अभी तक आपने रिफ्लेक्शन वाली सीरीज जो है वो नहीं देखी है तो पहले वो सीरीज देखिए, क्योंकि ये जो है एंटायरली डिफरेंट पार्ट होने वाला है। और अगर आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पता है तो आप बेझिझक यहीं से शुरू कर सकते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। फाइन, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए नोट्स बनाने के लिए और शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, दैट इज रिफ्रैक्शन। फाइन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन की पूरी कहानी हमने पढ़ी है ना। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन जो है वो एक फिनोमिनन होता है लाइट का, जिस हिसाब से रिफ्लेक्शन था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट जो है सरफेस पे आती थी, टकराती थी, बाउंस बैक होके वापस चली जाती थी। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बैंड हो जाती है ना। जैसे कि हमने पढ़ा है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये लाइट ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसकी जिंदगी में कोई ऑब्स्टिकल नहीं था, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, मजे से चल रहा था इसकी जिंदगी। अब हुआ क्या कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो ये ऐसी कहानी हो गई, है ना। वो क्या हो गया, बैंड हो गया। वो लाइट क्या हो गया, बैंड हो गया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, है ना। डेफिनेशन क्या होगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की? व्हेन a ray of light travels from one transparent medium to another transparent medium, it bends. This bending of light is called refraction, है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्यों यहाँ पे यूज किया जा रहा है बच्चों? क्योंकि अलग अलग मीडियम होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो इसलिए हम ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि मीडियम ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। अब ओपेक में तो लाइट आर पार जाएगी नहीं, तो कहानी खत्म हो गई। तो वो चीज को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, है ना, कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है, और यही बैंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई बच्चों, डेफिनेशन हो गई। अब रिफ्रैक्शन तो ऐसे ही होता नहीं होगा, है ना। रिफ्रैक्शन जो है वो कब होता है, जब लाइट जो है वो क्या चेंज करती है, मीडियम चेंज करती है। अब मीडियम मतलब क्या? मीडियम का यहाँ पे मतलब हुआ मटीरियल, है ना। मीडियम का यहाँ पे क्या मतलब हुआ बच्चों, मटेरियल हुआ, है ना। जैसे एयर मेरा एक मीडियम हो गया, वाटर एक मीडियम हो गया, ग्लास एक मीडियम हो गया, केरोसिन एक मीडियम हो गया। तो ये जो है मीडियम, वो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग रहता है, मटेरियल, जिसकी मदद से लाइट जो है वो आगे क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो दैट इज मीडियम। तो मीडियम जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब लाइट जब एक मीडियम से यानी कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है तो वो क्या होती है, बैंड होती है। अब ये बैंड क्यों होती है उसकी कहानी हमें देखनी है, ये लाइट बैंड क्यों होती है उसकी कहानी हमें देखनी है। ये मीडियम वाली स्टोरी आपको पता चल गई भाई, है ना। और मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, है ना। ध्यान रखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम, अंडे का फंडा ये है आज का कि अगर आपने ट्रांसपेरेंट नहीं लिखा है डेफिनेशन में तो आपको अंडा मिल सकता है, जीरो मिल सकता है। तो ये है बच्चों आज का आपका अंडे का फंडा कि ट्रांसपेरेंट लिखना डेफिनेशन में नेसेसरी है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो बैंड हो रही है, झुक रही है, वो क्यों हो रही है भाई, बैंड क्यों हो रही है। चलिए, अब बैंड होने से पहले जैसे मैंने आपको मीडियम के बारे में बताया, तो मीडियम जो है वो दो टाइप के मीडियम होते हैं, है ना। दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक हमारा हो गया रेयर मीडियम और दूसरा हमारा हो गया डेंसर मीडियम। अरे एक रेयर और दूसरा डेंसर। रेयर मतलब क्या, रेयर मतलब रेयर, ठीक है, रेयर मतलब रेयर। अब कौन सी चीज रेयर है, तो आंसर है मॉलिक्यूल्स रेयर है ना। मतलब इसकी डेंसिटी जो है वो कैसी होगी, इसकी डेंसिटी जो है वो कैसी होगी भाई, कम होगी।
डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, है ना, मॉलिक्यूल्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम कम है। ओके, ऐसे मीडियम को हम बोलेंगे रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी डेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो जो मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, जिसकी डेंसिटी कम है उसको रेयर मीडियम बोलेंगे, है ना। रेयर मीडियम ऐसा ही केस हो गया कि मान लो आप जा रहे हो शॉपिंग मॉल, आप जा रहे हो शॉपिंग मॉल रेगुलर डेज में, है ना, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। जब वहां पे शॉपिंग मॉल में आप रेगुलर वीक डेज पे जाते हो तो कैसा माहौल होता है, भीड़ होती है क्या, ज्यादा नहीं होती भीड़, अरे भीड़ ज्यादा नहीं होती है ना, बहुत कम लोग देखने को मिल जाए, फ्री जो होते हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं मॉल में टहलने के लिए, हाँ जी कुछ करना नहीं है, चलो भाई एसी में घूम के आते हैं, फाइन। और डेंसर ये ऐसी कहानी होगी कि आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं ड्यूरिंग वीकेंड्स, यानी कि सैटरडे संडे आप जा रहे हैं शॉपिंग मॉल, तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे ना, बहुत सारी डेंसिटी की, बहुत सारे लोग मिलेंगे, इधर उधर टकराते, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती मॉल में, है ना, एक दूसरे से टकराते जाते, ए हटो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है ना, रेयर और डेंसर। अब आप मुझे बताओ कौन से केस में आप मॉल में अच्छे से चल पाओगे या भाग पाओगे। मान लो आपको भागना है या थोड़ा तेज चलना है, तो कौन सी सिचुएशन होगी, रेयर में, जब मॉल खाली होगा, यानी कि रेगुलर डेज में जब आप जाएंगे पूरा खाली खाली होगा, आप चाहे तो जॉगिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और तेजी से चल भी सकते हैं, बड़ी आसानी होगी। लेकिन वीकेंड्स पे आप जाएंगे जब पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, तो वहां पे आपका दौड़ पाना तो दूर की बात है, आपको चलना है, वही आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है, चलना ही आपके लिए बहुत मुश्किल टास्क है। तो यहाँ पे स्पीड जो है आपकी कैसी होगी, कम होगी, है ना, मतलब आप स्लोली चलेंगे, यहाँ पे आप तेजी से चल सकते हैं। तो लाइट के साथ भी सेम कहानी होती है, रेयर एंड मीडियम में इसकी स्पीड जो होती है लाइट की, ठीक है, वो कैसी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है भाई, ज्यादा होती है। पर क्यों, क्योंकि भाई डेंसिटी कम है, वही मॉल वाली कहानी, आजू बाजू लोग बहुत कम है, रास्ता जो है ज्यादातर खुला है, ओपन स्पेस है, तो आप तेजी से चल सकोगे। अब डेंसर मीडियम मतलब डेंसिटी ज्यादा है, भर के लोग बैठे हैं, है ना, या भर के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, फाइन, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, आई होप इसके बारे में आपको पता होगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। वीकेंड्स पे आप गए, वीकेंड्स पे आप मॉल पे गए, अरे हर कोई आ गया है, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो कैसी होगी, कम होगी, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कैसी होगी, स्पीड ऑफ लाइट लेस होगी, ठीक है। क्यों लेस होगी, आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, है ना, सैटरडे संडे वाले टाइम पे मॉल जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, धीरे चल पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो सेम चीज लाइट के साथ होती है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा रेयर मीडियम में, है ना। इसका मतलब अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं कि आपके पास एयर है और आपके पास वाटर है, लाइट जो है एयर से वाटर जा रही है, लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर, ठीक है। ये तो हो गया सर मुंबई टू गोवा, ओह नो, एयर से वाटर। एयर जो है वो कैसा मीडियम है, रेयर या डेंसर, बोलो, एयर कैसा मीडियम, एयर रेयर मीडियम, वाटर डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना, समझ आ रही है कहानी। और उल्टी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, सीधी बात है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कि ग्लास से एयर में जा रही है लाइट, तो ग्लास हमारा डेंसर मीडियम हो गया और एयर हमारा रेयर मीडियम हो गया। तो ये वाले केस में लाइट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, फाइन। तो ये कहानी है, ओके, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, क्लियर, अच्छे से क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, जो भी अच्छा लगे उतारते जाइए, आगे मर्जी आपकी, क्योंकि बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं बच्चों, है ना। दूसरे के कॉपी किए हुए नोट्स दूसरे लोग ही समझ पाते हैं, हमें तो कुछ उसमें पता नहीं चलता। अब देखो ये जो बैंडिंग वाला फिनोमिनन है, आखिर ये होता कहां पे, ये जो बैंड होना यानी कि झुक जाना, ठीक है ना, तो वो होता कहां पे है ये झुकने वाली कहानी, तो हम बोलेंगे एट अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, एट अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एट अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, है ना। ओके, चलिए देखते हैं। अब जैसे यहां पे एयर हो गया और यहां पे सपोज वाटर हो गया, ठीक है, तो एयर और वाटर दोनों अलग अलग मीडियम है,
मीडिया का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया। फाइन, मीडिया कंफ्यूज मत हो जाना, सोशल मीडिया सर नो, ठीक है ना। ये जो है इसका मीनिंग क्या होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। ओके, अब देखिए ये जो मीडियम है ना, जैसे लाइट आई यहां से, ये लाइट आई और ये जो है यहां से बैंड होना शुरू होगी। फाइन, इसका मीनिंग ये होता है एट अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, लाइट जो है क्या होती है, बैंड होती है। ठीक है, लाइट बैंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से ही बैंड होती आ रही है ना, यहां से बैंड होती हो रही है, आप बोलोगे सर ये ऐसे बैंड होती हुई आ रही है, ये रिफ्रैक्शन हो गया, नहीं। कहां पे होगा लाइट बैंड, कहां पे होना शुरू होगा, दैट इज सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। ये दो मीडिया को सेपरेट करने वाला सरफेस जो है वही सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, वही है मुसीबत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइन, वही रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आंसर है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है ना। आप बोलोगे कि सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया इससे रिफ्रैक्शन हुआ, नहीं, गलत, वो गलत रीजन है। सही रीजन क्या है, सही रीजन ये है कि लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमारा एयर हो गया और ये बच्चा बच्चा जानता है ग्लास है, ठीक है, और ये वापस हमारा एयर हो गया। अब हम देखते हैं ऐसे जब वो क्लास में आया, ये रैंडम मीडियम, ये टाइम से मीडियम, तो उसकी स्पीड कम हो गई है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब यहाँ पे टाइम जो है उसको हम सेम मान लेते हैं, ठीक है ना, टाइम सेम है तो स्पीड कम हो जाएगी तो डिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा बताओ। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कांस्टेंट है तो अगर स्पीड कम हो जाएगी तो डिस्टेंस को भी क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये सिचुएशन में अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो सीधे सीधे जाती अपने रास्ते से और अपना काम खत्म कर लेती, सीधे सीधे जाती, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट लीनियर प्रोपोगेशन, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, खत्म। पर ये जो है ये सब फसाद की जड़ है, यानी कि ग्लास, इसकी वजह से क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ। अब टाइम कांस्टेंट है, स्पीड कम हुआ तो डिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो है डिस्टेंस कैसे कम होगा, ऐसे, है ना, ये ऐसे ट्रैवल करेगी तो डिस्टेंस कम होगा। ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस जो है वो ज्यादा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो कम डिस्टेंस है। फाइन, शॉर्टकट, लाइट क्या अपनाएगी, शॉर्टकट अपनाएगी, क्यों, टाइम तो कांस्टेंट है, स्पीड कम हुई तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो स्पीड कम होने की वजह से डिस्टेंस भी कम हो गया, इसलिए लाइट जो है वो क्या हो गई, बैंड हो गई। लाइट क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे बैंड हो गई और उसने ये रास्ता चुना। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये जो है वो डिस्टेंस, और देखो यहां से समझ लो पता चल जाएगा, ये सीधा सीधा, ठीक है, और ये जो है ये वाला। फाइन, तो ये फर्स्ट पाथ और ये सेकंड पाथ, कौन से पाथ में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो कम है, तो आंसर है सेकंड पाथ में। ये वाला तो ज्यादा डिस्टेंस होगा ना, देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है। फाइन, तो स्लैंटिंग जाएगा जितना उतना डिस्टेंस ज्यादा होगा और जितना यूं बैंड होके जाएगा उतना डिस्टेंस कम होगा। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 1 मार्क का अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium. This is the cause of refraction. क्यों होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और स्पीड चेंज होने की वजह से वो बैंड होने पे मजबूर हो जाती है। और बैंड क्यों होती है उसका रीजन मैंने यहाँ पे आपको समझाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को कांस्टेंट मान लिया तो अगर स्पीड कम हो रही है तो डिस्टेंस को भी कम होना पड़ेगा। तो लाइट ऐसा पाथ जो है वो अपनाएगी कि उसको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, है ना, क्या करना पड़े, उसको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा, आई होप आप देख सकते हो, क्लियरली पता चल रहा है, फर्स्ट वाला डिस्टेंस ज्यादा है, सेकंड वाला डिस्टेंस कम है, तो लाइट सेकंड वाला पाथ चुनना पसंद करेगी। क्यों, क्योंकि स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी साथ साथ में कम हो गया। ठीक है, समझ आई ये कहानी। ओके, तो दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और
लाइट हमेशा ऐसे केस में वही पाथ अपनाएगी कि उसको लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, है ना। बट ये सिचुएशन वाइज अलग अलग होता है। ये रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए था, अब डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए क्या होगा, फाइन, वो हम देखते। चलिए, समझ आया ये कहानी? ओके ओके फाइन। तो यही ग्लास स्लैब जो है उसको हम क्या करेंगे, वापस ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि क्या फिनोमिनन है ना, क्या फिनोमिनन है आखिर ये। अब ये लाइट बैंड तो हो रही है, अब बैंड हो रही है तो दो सिचुएशन है। अब वो दो सिचुएशन जो है वो हमें एनालिसिस करनी है ना। वो दोनों सिचुएशन को हमें एनालिसिस करना है कि कौन से केस में क्या होगा। ओके, जैसे ये है इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये जो है हमारा नॉर्मल हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये जो है क्या है, सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, मैंने आपको बताया, वहीं से लाइट जो है वो बैंड होना शुरू करती है। छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटा पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे पहले से ही उसको बैंड करते हुए आते हैं, जीरो मिलता है फिर, है ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये जो है बैंड होगी। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये ऐसे बैंड हो जाए या तो नॉर्मल की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो भाई, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो है वो एक मान लो शादीशुदा आदमी है, फाइन। इंसिडेंट रे इज अ मैरिड पर्सन और ये जो है सेपरेटिंग टू मीडिया वो वाइफ है और ये मैरिड, फाइन, मैरिड पर्सन। ओके, अब देखो अगर इसकी वाइफ जो है वो गुस्से वाली होगी, ठीक है ना, इसकी वाइफ गुस्से वाली होगी तो ये क्या करेगा, या उससे दूर भागेगा, उससे दूर भागेगा, यानी कि ऐसे, फाइन। तो ये वाले सिचुएशन में जो ये मैरिड पर्सन है और ये जो है सेपरेटिंग टू मीडियम, वो उसका वाइफ है, उसकी वाइफ गुस्से वाली है, तो उसके गुस्से के कारण, उसके डर के कारण ये जो है मैरिड पर्सन पति पत्नी से दूर जाएगा। अरे पति जो है पत्नी से दूर जाएगा, यानी कि बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको हम क्या बोलेंगे, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वाइफ गुस्से वाली है, वाइफ गुस्से वाली है, कभी भी गुस्सा हो सकती है, अटैक कर सकती है। तो हस्बैंड ने सोचा कि भाई उससे दूर रहना ही अच्छी बात है, दूरी बनाए रखो, दूरी, अरे दूरी, यार सर क्या गाना गा रहे हो। चलो अब सेकंड केस में देखते हैं, है ना। एक केस में तो भाई उसको क्या था, गुस्से वाली वाइफ थी। अब दूसरे केस में अगर वाइफ जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है, तो क्या होगा, ये जो लाइट है यानी कि ये जो हस्बैंड है वो उसके पास जाना चाहेगा, फाइन, उसके पास जाना चाहेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, समझ आई कहानी, हस्बैंड वाइफ की कहानी समझ आई, है ना। एक मैरिड पर्सन है, ओके, मैरिड पर्सन की लाइफ में एक वाइफ है, सर वाइफ तो एक ही होगी, ठीक है। तो ये जो वाइफ है अगर वो गुस्से वाली है तो हस्बैंड जो है उससे दूर भागेगा, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। दूसरे केस में अगर उसको बहुत ही प्यारी सी वाइफ मिली है जो उसको बहुत प्यार करती है, तो ये हस्बैंड जो है उसके पास जाएगा, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये कहानी है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. rarer से denser, स्पीड कम हुई towards the normal, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाया था ना कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ उसको अपनाना पड़ेगा, इसलिए towards the normal। और ये वाले केस में denser medium to rarer medium, when a ray of light travels from denser medium to rarer medium, it bends away from normal, fine, it bends away from normal। क्लियर हुआ, ये कहानी समझ आई। उम्मीद करता हूं ये तो आप समझ ही रहे होंगे ना कि यहाँ पे एयर है, ये ग्लास है और ये वापस एयर है, एयर रेयर ग्लास डेंसर, उतनी कहानी आपको पता है। ओके चलो अब देखते हैं यहाँ पे पति पत्नी की कहानी बच्चों कैसी लगी, बताओ। अरे बताओ रे, पति पत्नी के एग्जाम्पल से क्या तुम उसको समझ सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अरे आप चाहो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल भी ले सकते हो यहाँ पे। हाँ सर क्या बात कर रहे हो। चलो ये जो है इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल, इसको अब हम समझ रहे हैं। सर ये तो फिगर ड्रॉ किया हुआ है, वापस क्यों कर रहे हो? समझने के लिए, ये हुआ नॉर्मल और ये जो है ऐसे। अब देखो अगर ये ग्लास रेयर नहीं होता तो ये लाइट जो है सीधी 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 यूं चली रहती, फाइन,
ये सीधी सीधी यूं चलती रहती लाइट, पर ये सारी जो चीजें हुई वो ग्लास स्लैब की वजह से हुई, यानी कि हम यहाँ पे वाइफ को रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये वाली जो है हमारी नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल N1 बोल देते हैं, और ये हमारी जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल N2 बोल देते हैं। तो ये वाला एंगल है ना, हमने ये रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेम कहानी, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल आर। और ये वाली जो रे है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। बहुत बढ़िया। अब कहानी में ट्विस्ट है भाई, है ना, अब कहानी में ट्विस्ट है, ग्लास से जब एन में जा रही है तब। चलो ये हमारी नॉर्मल N2 है, ओके, नॉर्मल N2। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे ये वाला एंगल करेक्ट है, ये वाला एंगल जो है वो होगा एंगल आर, ओके। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला दैट इज एंगल ई। और ये जो रे हम देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं एमरजेंट रे। क्या बोलेंगे, एमरजेंट रे, इमरजेंसी रे नहीं, एमरजेंट रे, क्योंकि वो एमर्ज आउट हो रही है ना, बाहर निकल रही है। एमर्ज होना मतलब क्या, कहीं से बाहर निकला। कहां से बाहर निकली भाई, ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है। बहुत बढ़िया। अब ये जो है ओरिजिनल पाथ था लाइट का, और ये जो है डेविएटेड पाथ, मतलब ग्लास स्लैब बीच में आ गया, इसलिए लाइट जो है वो यहां से एमर्ज आउट हो रही है, एमरजेंट रे वाला पाथ फॉलो कर रही है। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे जो है वो सीधी सीधी चली जाती, पर क्योंकि ग्लास स्लैब है इसलिए क्या हुआ, फाइन। तो ये सिचुएशन जो है, इसमें ये वाला जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमरजेंट रे एंड दिस ओरिजिनल पाथ, उसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और बहुत से केस में इसको बोला जाता है लैटरल शिफ्ट, ठीक है, लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक ही कहानी है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लैटरल शिफ्ट एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट दोनों का मीनिंग सेम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट या व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, एंड एक्सप्लेन विद फिगर। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया। और खाली डेफिनेशन पूछनी है तो पूछा जा सकता है व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट या व्हाट इज लैटरल शिफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो कि हम यहां से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। बताओ, सबसे पहले मुझे ये बात बताओ कि यहां पे फर्स्ट वाले केस में देखो कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा है। तो सीधी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। मतलब जब रे ऑफ लाइट, ये सिचुएशन कब होती है, ये सिचुएशन कब होती है, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम कौन से मीडियम से कौन से मीडियम बोलो, फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो फिगर देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यूं छोटा सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यूं बड़ा सा, ठीक है, ओके। अब रिवर्स सिचुएशन भी सही है। अब आप मुझे बताओ ये कब सही होगा, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। कब होगा ऐसी सिचुएशन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कब होगा, जब ये सिचुएशन रिवर्स होगी, जब रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी कहां से कहां, डेंसर टू रेयर, फाइन। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज, ठीक है, कंसेप्चुअली आप इसको समझो, वेरी इंपॉर्टेंट कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कम ऑन, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये वाले केस में रीजन क्या है, ऐसा क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये वाले केस में
क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है ना, नॉर्मल से दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ उसको बुला रही है, बहुत प्यारी वाइफ है, बहुत प्यार करती है, तो ये उधर चला जाता है, करेक्ट, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये वाले केस में ऐसा क्यों होता है? ये वाले केस में क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है? क्योंकि इसकी वाइफ जो है, आदमी की वाइफ गुस्से वाली है, गुस्से वाली वाइफ के गुस्से से और उसके डर के कारण वो आदमी उससे दूर भागता है, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल का केस है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। अब सीधी बात है, ये लाइट की रे नॉर्मल की तरफ आती जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा बच्चों? कम होते जाएगा। कम ऑन अगेन, ये जो रे है, ठीक है ना, ये अगर ये रे जो है वो यूं 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 ऐसे 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 पास आती गई नॉर्मल के, ठीक है ना, सॉरी वापस देख लो, अगर धीरे 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 करते करते ये पास आ गई नॉर्मल के, तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता जाएगा। और अगर यही केस में अगर ये रे ऑफ लाइट धीरे 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 नॉर्मल से दूर होती जाए, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल वाला केस होता जाए, तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोल रहे हो एमरजेंट रे यानी कि एंगल ऑफ एमरजेंस, और यहाँ पे आप बोल रहे हो सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये सिंगल केस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये ऐसे सिचुएशन की बात हो रही है कि जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पे डेंसर मीडियम हो गया, यहाँ पे रेयर मीडियम हो गया, ये राइट आई, ये नॉर्मल, और ये ऐसे, ये वाले सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये सही है एमरजेंट रे एंड ये एंगल ऑफ एमरजेंस। अगेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ एमरजेंस होगा, मतलब जितने डिग्री पे रे ऑफ लाइट एंटर करेगी उतने ही डिग्री पे रे ऑफ लाइट एग्जिट करेगी। कम ऑन, जितने डिग्री पे रे ऑफ लाइट एंटर करेगी उतने ही डिग्री पे रे ऑफ लाइट क्या करेगी, एग्जिट करेगी। फाइन, 30 डिग्री पे एंटर किया, 30 डिग्री पे एग्जिट किया। फाइन, 45 डिग्री पे एंटर किया, 45 डिग्री पे एग्जिट किया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है बचपन का मैथ से 8th स्टैंडर्ड का याद करो, 2 लाइन पैरेलल्स है और उसमें सारी चीजें आप याद करो, अल्टरनेट एंगल्स, ओके, इंटीरियर एंगल्स, वो सारी चीजें हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स एंड अदर पैरामीटर्स जो है, अदर टाइप के एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो वो पैरेलल लाइंस वाली कहानी है, आई होप आपको पता होगा। 2 लाइन पैरेलल है, थर्ड ट्रांसवर्सल है, तो कैसे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होता है, कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधा, ठीक है। अगेन अ पार्ट ऑफ लोअर मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फाइन। तो ये सिचुएशन है कि कब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस और कब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी है, जैसे कि लैटरल शिफ्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, ये वाली सिचुएशन कि कब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है, कब लेस होता है, और टुवर्ड्स द नॉर्मल का केस, अवे फ्रॉम नॉर्मल का केस, यानी कि पति और पत्नी की कहानी। अगर आप चाहो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की कहानी से, ठीक है, मर्जी आपकी, ओके। चलिए, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं, फाइन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको वीडियो और मेरे टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ओके, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट और उसी को हम डिटेल में कवर करेंगे।